सपना प्रेग्नेंट थी और उसका 7वां महीना आधा निकल चुका था। वो अपनी गोद भराई की रस्म को लेकर चिंता में थी। उसकी सास लीला ने अभी तक उसकी गोद भराई के बारे में कोई बात नहीं छेड़ी थी। सपना इस बारे में लीला से बात करती है। माँ जी, माँ का फोन आया था। वो गोद भराई की रस्म के बारे में पूछ रही थी। वो 7वां महीना। मुझे सब पता है, 7वां महीना चल रहा है, पर मैं ये गोद भराई की रस्में करके फालतू खर्चे नहीं कर सकती। तेरी माँ ने अब तो फोन कर दिया कि गोद भराई की रस्म करनी है। बड़ी चालाक है वैसे तेरी माँ। उसे पता है अब खर्चा हमारा होना है, तो किस बात की चिंता। और यही विवेक का जन्मदिन था तो ऑनलाइन केक और सस्ती सी घड़ी भेज दी। पिछली दिवाली पर बेकार सी मिठाई और सस्ते से बिस्कुट दे दिए। अब गोद भराई के लिए बार बार तुझे फोन कर रही है। माँ जी, गोद भराई की रस्म करने से बच्चे को सभी बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। माँ तो बस इसीलिए फोन कर रही थी कि ये रस्म अच्छे से हो जाए। देख बहू, अब तू मायके से कोई सोने चांदी के थाल भरकर लाई नहीं जो हमारे पास लुटाने को है। अब इतनी सारी औरतों को बुलाकर फालतू का खर्चा मेरे से नहीं होगा। एक काम कर, अपनी माँ को बुला ले, गरिमा आ जाएगी। थोड़ी बहुत मोहल्ले की औरतों को बुलाकर बस थोड़ी बहुत रस्म कर लेना। सपना की आंखें भर आती हैं। वो कमरे में जाकर रो पड़ती है। 2 दिन बाद गोद भराई की रस्म। सपना लीला से कहती है, माँ जी, वो मेहंदी वाली का फोन आया था। मैं उसे दोपहर में बुला लूं? मेहंदी वाली? उसे क्यों बुलाया है? वो कल गोद भराई का फंक्शन है तो मैं सोच रही थी मेहंदी लगवा लेती। कोई जरूरत नहीं है मेहंदी वाली को बुलाने की। फालतू के पैसे लेकर चली जाती हैं। चुपचाप कटोरी में मेहंदी घोल ले और रात में मुट्ठी बांध लेना। सगन ही तो करना है। मुट्ठी छापो, इतनी सुंदर मेहंदी लगती है। और मैंने ट्रंक में से साड़ी निकाल दी है, वो तुम कल पहन लेना। बिल्कुल नई साड़ी पड़ी है, मैंने गरिमा की शादी में नई बनवाई थी। अब वो मैं नहीं पहनती हूँ। भारी साड़ी है, तुम्हारे काम आ जाएगी। सपना खुद से ही तैयार होती है। उसे मेहंदी लगाने और फूलों से श्रृंगार करने के लिए कोई नहीं था। सपना तैयार हो रही थी, तभी लीला उसे आवाज लगाती है। अरे कितना सजना सवरना हो रहा है। अभी रसोई घर में हलवा और खीर भी बनानी है। अब घर में हलवाई तो लगा नहीं हुआ जो तू आराम से तैयार हो रही है। लीला, तुम कहो तो मेहमानों के लिए खाना बाहर से बनवा लेते हैं। हाँ माँ, मैं अभी फोन कर देता हूँ। ये देखो, बड़े आए दोनों बाप बेटे। एक तो पहले ही अपनी पसंद की गरीब लड़की उठा लाया, अब खर्चों पर खर्चे। मेरी अपने समय में जब गोद भराई की रस्म हुई थी, मजाल है एक भी चीज बाजार की आई हुई हो। सारा खाना तुम्हारी दादी के साथ मिलकर बनवाया था। बड़े आए कहने वाले कि बाजार का ऑर्डर कर देते हैं। मोहल्ले वालों ने बड़ा कुछ दे जाना है शगुन में। लीला भी अपने पति और बेटे से बात कर ही रही थी कि इतनी देर में उसकी बेटी गरिमा अपनी सास के साथ आ जाती है। गरिमा अपनी भाभी सपना को हॉल में ले आती है। सारी औरतें मिलकर गोद भराई की रस्म शुरू करती हैं। सब लोग सपना की झोली में फल, मेवा, मिठाई, नारियल रख रहे थे और आने वाले बच्चे के होने की शुभकामनाएं दे रहे थे। भाभी, अब जल्दी से एक प्यारा सा गुड्डा या गुड़िया हो जाए, फिर मैं उसके साथ खूब खेलूंगी। नमस्ते बहन जी, आप तो गरिमा की सास हो ना? जी नमस्ते। हाँ, गरिमा मेरी ही बहू है। आपकी बहू के अभी तक बच्चा नहीं हुआ? बहन जी, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। लगता है ये तो भाभी के बच्चे के साथ ही खेलती रहेगी। अपना तो पैदा हुआ नहीं। पता नहीं कौन सी कमी के साथ शादी करके हमारे घर आई थी। 9 साल शादी को हो गए, अब तो सारे डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि इसके बच्चा नहीं होगा। अपनी सास को बातें करता देख गरिमा की आंखें आंसुओं से भर आती हैं, पर वो इस वक्त अपने मायके में थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोल सकती थी। सपना गरिमा की तरफ ही देख रही थी। गरिमा सबसे नजर बचा लेती है। लीला इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी बेटी की सास वहां बैठे सबके बीच गरिमा की बुराई कर रही है। लीला तो बस सपना की मां को देख रही थी। लीला ने बड़ी कंजूसी के साथ अपनी बहू की गोद भराई का कार्यक्रम किया। गरिमा अपने घर चली जाती है, पर 2 दिन गरिमा का फोन आता है।
उसकी सास उसे अपने साथ रखने के लिए मना कर देती है। देखिए बहन जी, हम गरिमा को अब और अपने बेटे की जिंदगी खराब करने के लिए नहीं रख सकते। गरिमा मां नहीं बन सकती, पहले ही डॉक्टर ने मना कर दिया है। आप अपनी बेटी को अपने घर ले जाइए। ये कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी। लीला और बाकी सब कई दिनों तक सबको समझाते रहते हैं। वो गरिमा के घर जाते हैं ताकि उसकी गृहस्थी बची रहे, पर उसकी सास तो मानने वाली ही नहीं थी। उसे तो यही था कि गरिमा बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो वो उसके बेटे से अलग हो जाए। गरिमा के ससुराल में बहुत परेशानियां चल रही थी। उधर सपना की डिलीवरी का वक्त आ जाता है। सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सपना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। सब लोग बहुत खुश थे। लीला भी अपने पोते को देखकर बहुत खुश थी। गरिमा हॉस्पिटल में सपना के पास ही बैठी थी। भाभी देखो, मुन्ना मेरी गोदी में आकर बिल्कुल चुप हो गया। वो इसलिए क्योंकि माँ की गोद में आकर तो हर बच्चा चुप हो जाता है। मैं कुछ समझी नहीं भाभी। दीदी मैं सही कह रही हूँ। आज से मुन्ना आपकी जिम्मेदारी है। मैं मुन्ना को आपको गोद में देती हूँ। भाभी आप मुझे अपना बच्चा दे रहे हो? अपने कलेजा का टुकड़ा आप मुझे दे रही हो? मुझे सचमुच यकीन नहीं हो रहा। आप नहीं जानती भाभी, आपने मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया है। गरिमा सपना के गले लग जाती है। गरिमा का घर टूटने से बच जाता है। सपना भले ही एक गरीब घर की लड़की थी, पर उसका दिल हीरे की तरह कीमती था। मुझे माफ कर दो सपना बहू, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, तुम्हारा अपमान किया। सपना अपनी सास के गले लग जाती है। गरिमा की सास बहुत खुश थी। गरिमा बच्चे को खुशी खुशी अपने घर ले जाती है। सपना ने जो गरिमा के लिए किया वो सचमुच अनमोल था। भगवान ने सपना की गोद फिर से भरी। कुछ ही सालों में सपना के घर भी एक बेटा और एक बेटी का जन्म होता है। सपना को अपनी सास का प्यार मिल जाता है और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। रेखा और मदन घर के अंदर एक कोने में बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है और उनकी छत से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। ये तो हर बार का है, अब घर के अंदर पानी भर जाएगा। एक दिन बारिश होती है तो छत पर पानी जमा हो जाता है। छत की मरम्मत करनी होगी। कैसे करें मरम्मत? पैसे हो तब ना। यहाँ तो खाने के पैसे तक नहीं है। मदन और रेखा इस बात से बहुत परेशान है। रेखा की सास बिमला बीमार है, वो चल नहीं पाती है, इसीलिए परेशानी 10 गुना बढ़ जाती है। बिमला बिस्तर में सोई हुई है और छत से उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही हैं। माँ जी आप ठीक तो है ना? कहाँ ठीक हूँ बहू, सोचा था जिंदगी के आखिरी कुछ साल आराम से बीतेंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही हो रहा है। इन लोगों की हालत इतनी खराब नहीं थी। मदन अपनी नाव लेकर नदी से मछली पकड़ता था और बाजार में बेचता था। तब मदन की अच्छी कमाई होती थी। वो हर रोज 500 रुपए घर लाता था। बिमला भी बीमार नहीं थी। तब तीनों खुश थे। रेखा, अरे ओ रेखा, अरे ये देख मैं क्या लेके आया हूँ। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली! वाह बेटा, तू कितना ख्याल रखता है हमारा। मछली लेकर रेखा रसोई चली गई। बिमला अपना कमरा साफ करने लगी और तभी अचानक से भूकंप आ गया। तब उन लोगों का घर बांस और मिट्टी से बना हुआ था। वो घर भूकंप सह नहीं पाया और वो गिर पड़ा। बिमला उस घर के नीचे दब गई। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। उधर मदन के ऊपर भी कुछ बांस गिर गए और मदन का दाहिना हाथ टूट गया। बस रेखा बच गई। रेखा ने बिमला को निकाला तो पता चला उसके दोनों पैरों में भारी जख्म आए हैं। उसके बाद से बिमला चल नहीं पाती। मदन का हाथ ठीक नहीं हुआ। जो भी कुछ बचे पैसे थे उसी से नया छत वाला घर बनाना पड़ा। लेकिन उसके बाद से मदन ज्यादा मछली नहीं पकड़ पाया। मदन नदी में नाव लेकर जाता तो बाकी मछुआरे उसका मजाक उड़ाते। क्या मदन भाई, एक हाथ लेकर कितनी मछली पकड़ लोगे भैया, हैं? अब क्या करें, काम चलाने लायक हो जाए तो यही बहुत है। ऐसे ही जिंदगी चलती रही और कुछ दिनों बाद बारिश से छत पर पानी जमा होने लगा। वो लोग और ज्यादा परेशान हो गए। सुनिए जी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ पैसे चाहिए थे। कहाँ से लाऊं पैसे? एक हाथ से दिन में 3-4 ही मछली पकड़ पाता हूँ। छत भी ठीक करनी है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
माँ जी की तबीयत भी बहुत खराब है। ठीक है, आप जाइए, मैं महाजन से पैसे उधार लाती हूँ। पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे 1 महीने के अंदर पैसे वापस चाहिए, वो भी सूद समेत, समझ गई? ठीक है, मैं पैसे लौटा दूंगी। रेखा महाजन से 1 महीने के राशन के पैसे लाई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब खाने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। चिंता मत कीजिए माँ, मैं कुछ भी करके पैसे लौटा दूंगी। कैसे लौटाओगी? पैसे आएंगे कहाँ से? मदन भाई, आजकल लोग तालाब में मछली की खेती कर रहे हैं, उसमें बड़ा पैसा है, और हमारी तरह इतना मेहनत भी नहीं है, तो फिर आप भी कीजिए ना, तालाब हो तब ना। वही बात है, हम गरीब लोग हर तरफ से मारे जाते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। मदन दुखी होकर घर लौट आया और रेखा को भी मछली की खेती के बारे में बताया। रात को फिर से बारिश शुरू हो गई। घर के अंदर पानी टपकने लगा। हे भगवान, ये तो अब रोज का हो गया है। पता नहीं मैं कब मरूंगी, कब मुक्ति मिलेगी मुझे इस दर्द से। ऐसा मत कहिए माँ, हम सभी मिलकर कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे, आपका पैर भी ठीक हो जाएगा। कहाँ से होगा? पैसे क्या पेड़ पर उगेंगे? रेखा चुप हो गई। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। एक बेटा और बहू की जिम्मेदारी होती है अपने माता पिता और सास ससुर का ख्याल रखना, उनको सुख देना। लेकिन जहाँ खाने के लिए पैसे उधार लेने पड़े, वहां सुख तो दूर दूर तक नहीं दिखता। अगले दिन मदन नाव लेकर मछली पकड़ने गया, लेकिन आज भी मदन को खाली हाथ लौटना पड़ा। ऐसे ही चलता रहा तो हमें भीख मांगनी होगी। क्या करूं? पहले 3-4 मछली तो पकड़ पाता था, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। मदन को एक भी मछली नहीं मिली। महीने के आखिरी दिन में मदन जाल लेकर नाव के ऊपर बैठा रहा। मदन ने पानी में जाल फेंका, लेकिन उसमें कोई बड़ी मछली नहीं फंसी। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों के बच्चे फंस गए। हे भगवान, इन मछलियों के बच्चों का मैं क्या करूं? इन्हें कौन खरीदेगा? जो भी है यही मिला है, यही लेकर घर चलता हूं। मदन वही लेकर घर गया और तभी महाजन आ गया। रेखा, मेरे पैसे कहाँ हैं? महाजन साहब, हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे पता था कि तू पैसे नहीं दे पाएगी। मैं तेरी नाव उठाकर ले जा रहा हूँ, उसी को बेचकर पैसे मिलेंगे। ये बोलकर महाजन नदी के पास चला गया और वहां से मदन की नाव लेकर किसी दूसरे मछुआरे को बेच दी। मदन बहुत दुखी हो गया और तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। छत पर कमर तक पानी जम गया। बिमला और मदन बैठकर रोने लगे। हम तीनों मर जाएंगे, अब क्या होगा? तभी रेखा ने देखा कि मदन एक पॉलीथीन में ढेर सारी मछलियों के बच्चे लाया है और वो देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है, मैं छत पर मछली की खेती करूंगी। छत पे? लेकिन छत में मछलियों की खेती कैसे होगी? जैसे तालाब में होती है। ये छत तालाब के जैसा ही बन गया है। घर में बस कुछ आटा पड़ा हुआ है, इन मछलियों को यही खिलाऊंगी। उसने सारी मछलियों के बच्चों को छत पर जमे हुए पानी में छोड़ दिया और 1 महीने के अंदर छत पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां तैरने लगी। तीनों खुश हो गए। बहू, तुमने करके दिखाया, तुमने छत पर मछलियों की खेती की। हमारी परेशानी को तुमने एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। अब भी काम बाकी है। इन मछलियों को मैं बाजार में बेच कर आती हूँ। रेखा उन मछलियों को लेकर बाजार चली गई और उन्हें बेचकर उसे अच्छा पैसा मिला। अरे वाह, इन पैसों से मैं और मछलियों के बच्चे खरीदूंगी और ज्यादा व्यापार करूंगी। रेखा ने वही किया। कुछ ही दिनों में आसपास के सारे लोग रेखा को मछली वाली बहू के नाम से पुकारने लगे। रेखा ने घर की छत ठीक करवा ली और छत के ऊपर ही तालाब बनाकर मछलियों की खेती करती रही। ऐसे वो बहुत अमीर हो गई। उसने अपने पति और सास का ऑपरेशन करवाया और दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। इसके बाद वो तीनों